नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जब ये सरकार चूंकि चुनाव के पूर्व भी यही सरकार थी, लगभग फॉर्मेशन यही था एनडीए का, है ना। तो उससे पहले भी बिहार के युवाओं के लिए नौकरी की बहार रही और ये उम्मीद किया गया कि नई सरकार के गठन के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग जो हुआ था 25 दिसंबर को सरकार गठन के पश्चात, उसमें कुछ 10 एजेंडे पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें एक एजेंडा जो है सबसे महत्वपूर्ण था, सभी का ध्यान खींचा और यह आवश्यक था बिहार के लिए। वह क्या था कि बिहार सरकार ने इस बात को लेकर के चर्चा किया था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी या ये रोजगार देने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इससे यह तात्पर्य निकला कि बहुत सारे बच्चे, जो कहा जाता है कि तकरीबन 50 लाख बिहार के लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो बाहर के राज्यों में जाकर के काम धंधा कर रहे हैं, पलायन किए हुए हैं, उन सबको वापस आने का मौका मिलेगा जब 1 करोड़ नौकरी रोजगार मिलता है। तो अब निश्चित तौर पर सरकार ने कैबिनेट में इस बात को लेकर के मुहर तो लगा दी, लेकिन 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ना। देखिए, 1 करोड़ कम नहीं होता है। तो यहां पर सरकार ने अब अपना मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और उस बात को लेकर के चर्चा की गई है। और इसी चर्चा के दौरान साथियों, एक नया टर्म हम सबको देखने को मिला, जिसको कहा गया न्यू एज इकोनॉमी। अब देखिए, ये न्यू एज इकोनॉमी क्या है और क्यों कहा जाता है कि बिहार जैसे राज्यों के लिए न्यू एज इकोनॉमी वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बिहार जो है वह क्या है, एक लैंडलॉक स्टेट है। इसके इतना ही नहीं, बल्कि बिहार अगर देखेंगे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो पहले नंबर पर आता है। जनसंख्या घनत्व तो क्या है, सबसे ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार ये कहते रहते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव के दौरान एक आप देखेंगे एक इंटरव्यू, उसमें भी उन्होंने इस बात को काफी हाईलाइट किया कि बिहार में बड़ी इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि भूमि नहीं है, उतना लोग ज्यादा है ना, तो भूमि जो है वो क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा। लेकिन न्यू एज इकोनॉमी एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो बिहार पर पूरी तरह से सूट करता है और इसके माध्यम से 1 करोड़ क्या, उससे अधिक नौकरी और रोजगार के अवसर जुटाए जा सकते हैं। तो बिहार सरकार ने न्यू एज इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जो नीतीश कुमार जी का पुराना अपट्वीट देखेंगे 5 दिन पहले का, उसमें उन्होंने कहा था कि 2020 से लेकर के 25 के दौरान 50 लाख नौकरी और रोजगार की व्यवस्था इन्होंने किया। और वो टारगेट रखा गया है कि 2025 से 30 के बीच अब जो है यह मामला 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी, जो कि बिहार में क्या होता है ना, बिहार के लोगों को जैसे ही बोलो कि सरकार नौकरी दे रही है, सरकार रोजगार की व्यवस्था कर रही है, बिहार के लोग समझते अच्छा सरकारी नौकरी दे रहे हो क्या है, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं तो फिर नौकरी काहे का भैया, ये है कि नहीं। बिहार वाले बताएंगे, यही माइंडसेट चलता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, है ना। लेकिन देखिए, इस माइंडसेट को चेंज करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि सरकार के पास कितने कर्मचारी होंगे, कितने विभाग, मान लीजिए 60 70 80 विभाग रख लीजिए। 80 विभाग में, सारे विभाग में पटना से लेकर के पंचायत तक कहीं भी कर्मचारियों की संख्या गिन लीजिए, ज्यादा ज्यादा 2-4 लाख हो जाएगा, है ना। अगर और थोड़ा शिक्षकों की संख्या वगैरह बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा और संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन वो करोड़ों में नहीं हो सकता है। तो करोड़ों में क्या होगा कि सरकार रोजगार के अवसर दे, सरकार वो व्यवस्था करे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो सकता है, रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज को लेकर के सरकार ने काम करना शुरू किया। लेकिन साथियों, ध्यान होगा कि ये न्यू एज इकोनॉमी को लेकर के मैं बार बार चर्चा कर रहा था, ये है क्या दरअसल। देखिए, और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, आने वाले समय में भारत के विभिन्न राज्यों में इसको लेकर के डिबेट होगा। देखिए, न्यू एज इकोनॉमी मोटे तौर पर क्या समझ में आता है, इकोनॉमी और न्यू एज यानी कि नए जमाने की इकोनॉमी। अब भैया ये क्या है, ऐसे कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई कि जो नए जमाने की है। देखिए, आज अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो क्या वो अर्थव्यवस्था में सिर्फ रुपये पैसे की हम बात करते हैं या तकनीक की भी बात करते हैं। हम सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन टर्सरी सेक्टर जो है, तृतीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का यानी कि सर्विस सेक्टर, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, इनोवेस्ट वेस्ट जॉब्स हो सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आर्थिक मॉडल जिसमें नौकरियां सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं मिलेगी लोगों को। ये जरूरी नहीं है कि भाई बिहार में फैक्ट्री लगाओ, बड़े बड़े उद्यम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद जो है यहाँ पर लगना शुरू हो गया, लोग उसमें जाएंगे, फैक्ट्रियों में जो है काम करना शुरू करेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है, समय बदल चुका है।
तो फैक्ट्री के बिना भी काम हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है साथियों? वो आईटी और सॉफ्टवेयर से हो सकता है। और बिहार के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईटी और देखेंगे इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर साइंस है इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया करते आ रहे हैं, दुनिया भर में करते आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस को बेहतर किया जा सकता है, ग्लोबल बैक एंड प्रोसेसिंग बेहतर किया जा सकता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को और बिहार में जो है विस्तार दिया जा सकता है, डिजिटल सेवाएं जो है वो विकसित की जा सकती है, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, स्टार्टअप, इनोवेशन सेंटर, रिस्क बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्र बनती जा रही है। और बिहार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि बिहार में अधिकांशतः जनसंख्या जो है वो 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, सबसे युवा राज्य है। तो जाहिर सी बात है, सबसे युवा राज्य होने के नाते बिहार जो है न्यू एज इकोनॉमी के लिए पूरी तरह से सुटेबल है और इसके लिए बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है। और जो एक चीज चाहिए, मानव संसाधन, वो बिहार के पास है। बस यही काम करना है कि सरकार को अपनी विल पावर दिखानी है। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको थोड़ा कुशल कीजिए, हुनर दीजिए, स्किल डेवलपमेंट हो और उसके बाद उसको फटाफट जो है काम पे लगाइए, काम के अवसर दीजिए। यही बात है। सरकार क्या मनसा सोच रही है वो समझिए। सरकार को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने टारगेट रखा है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ तक हम ये संख्या पूरा देंगे। और दूसरी बात यह भी कहा गया है कि दुनिया की कंपनियां अपना बैक एंड वर्क कराएं, जिससे डेटा एनालिसिस, कोडिंग, सपोर्ट सेंटर, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और ये क्या हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना। जैसे कि बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हुआ, पुणे हुआ, चेन्नई हुआ, अभी देखिए गुरुग्राम बगल में दिल्ली में क्या गजब का जगह तैयार हुआ इसी से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो वैसे ही अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत प्लॉट तो रहा नहीं। हाँ, ये है किसानों का जमीन बाद में बहुत लिया गया तो विस्तार होता रहा, लेकिन फिर भी देखेंगे शुरुआती दौर याद कीजिए, ये कैसे सर्विस सेंटर के तौर पर एक तरह से डेवलप हुआ। तो कुल मिलाकर के वैसा ही किया जा सकता है बिहार में, वही मॉडल अपनाया जा सकता है। और 5 साल में फिर रोजगार का ये मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है। 25 से 30 तक निश्चित तौर पर निजी सेक्टर, सरकारी नौकरी, स्वरोजगार, इन तीनों को मिलाइए। सरकार अगर केवल यही करती रहेगी कि सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार में अभी तक सरकारी नौकरी चलती रही और अधिकांशतः युवा जो है राज्य से बाहर पलायन करने के लिए चले गए। तो आपको 3 चीज मिलाना होगा। आपको यह करना होगा कि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के तौर पर भी अपने आप को मजबूत कीजिए, सरकारी नौकरी जहां जरूरी है निश्चित तौर पर दीजिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को आपको निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। ऐसे नियम कानून लाइए जैसे प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश भी कर सके, और निवेश करे तो लोग वहां पर काम करें तो सही वेतन मिले, सही सम्मान मिले, तभी वो चलेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी आजकल क्या है, वो है स्टार्टअप, क्योंकि समय के साथ ये डिमांड है। और इस तीनों को मिक्स कीजिए, अलग अलग मत कीजिए, इसको जोड़िए, एक साथ जोड़ दीजिए। अब देखिए अगर ये जोड़ देते हैं तो आपने जो 25 से 30 तक रखा है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा जो किया है वो पूरा हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर काम करना पड़ेगा और कैबिनेट मीटिंग में यही काम करने की कोशिश की गई है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर के बिहार आकर्षित करेगा तो निवेश आएगा और भी उद्योगपति यहां पर आएंगे। सरकार नई पॉलिसी की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। ये वर्तमान नई सरकार तुरंत पॉलिसी की तैयारी शुरू की है जिससे निवेश आना शुरू हो। और इन सब चीजों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है बिहार में पहले से लागू है, लेकिन उसको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि बाहर से जो निवेशक आए यहाँ उद्योग की स्थापना करने के लिए बिहार में, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिहार में जैसे लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, टेक पार्क, इस सब पर फोकस किया जा रहा है। हर जिले में अभी देखा होगा आपने एमएसएमई क्लस्टर जो है उसको बढ़ावा देने की काम किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार के तरफ से आकर्षक प्लान तैयार किए जा रहे हैं और ये आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलता हुआ दिखेगा। ग्लोबल बैकएंड हब बनाने पर हो रहा काम, जो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कर रही है कि बिहार को हम ग्लोबल बैकएंड हब बना सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक जो है, देखिए ग्लोबल बैकएंड हब जो बनता है उसके लिए 2-3 चीज आवश्यक है। एक होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो होना ही चाहिए, और मैंने क्या कहा कि बिहार के पास ये है। इसके अलावा स्किल होना चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये स्किलफुल होना चाहिए। अब सरकार को इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह का काम क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, सरकार को पॉलिसी चाहिए। तो सरकार अभी न्यू पॉलिसी लेकर के आ रही है इंडस्ट्री को लेकर के, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। और जैसे कि बीपीओ का काम देखेंगे, केपीओ हो गया, आईटी सर्विस सेंटर हो गया, घर बैठे लगातार बहुत सारे युवा जो है ये काम कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं एक टर्म जो है डिजिटल वर्कफोर्स जिसको कहा जाए। तो समय के साथ बिहार में चूंकि युवाओं की संख्या, दिन भर मोबाइल चलाना और रील्स देखने से अच्छा है कि उसको डिजिटल वर्कफोर्स में आप तैयार कर दीजिए, उसके पास जो है दुनिया भर से काम आने लग जाए।
वो डिमांड में रहे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह काम बहुत बेहतर बिहार के लिए हो जाएगा और बिहार सरकार इसको लेकर के पॉलिसी अभी ला रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हब की स्थापना की भी बात की गई है। न्यू एज इकोनॉमी बात करते हैं तो न्यू एज इकोनॉमी में आप इनोवेशन को भी जोड़ दिया, आप तकनीक से उसको निश्चित तौर पर सरोकार तो है ही। अब इन सब चीजों को लेकर के 4 शहर की बात की गई, ध्यान रखिएगा, जिसमें पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर में टेक इनोवेशन जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटिकल कॉलेज जो है, इन सबको इस सबसे जोड़ दिया जाएगा ताकि मुफ्त तकनीकी ट्रेनिंग युवाओं को मिल सके और इंटर्नशिप प्रोग्राम हो सके, इनोवेशन से परिचित हो सके और इसके बाद जो है वो स्टार्टअप वगैरह कर सकेंगे। बिहार सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, इसको समझिए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार जो है उसने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा घोषित किया है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है और इसीलिए सरकार जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी को इसका आधार बना रही है और अगले 5 साल के लिए डिजिटल इनोवेशन हब बनाने में कोशिश कर रही है कि बिहार को कैसे तब्दील किया जाए। तो 1 करोड़ तो ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर ऐसा हो रहा है जो कि जिस तरह से बिहार में अभी अब न्यू पॉलिसी की बात की जा रही है, तो बिहार जो है वो एक नई आर्थिक पहचान के रूप में उभरेगा और यह प्लान जो है जमीन पर उसी रफ्तार से उतर जाता है जैसा कि वादा किया जा रहा है, जिस तरह से दिखे हैं कैबिनेट मीटिंग वगैरह में, जिस तरह से एजेंडा पर तेजी से काम किया जा रहा है। 6 महीना का टाइमलाइन फिक्स किया गया है कि रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट कीजिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बिहार आने वाले समय में देश में सबसे तेजी से बढ़ते हुए रोजगार केंद्रों में शामिल हो सकता है। देखिए, मैंने अर्थव्यवस्था की भी बात नहीं किया है, मैंने शब्द बोला है रोजगार केंद्र के रूप में। रोजगार केंद्र के तौर पर कहने का तात्पर्य है ना कि फिर केवल बिहार के युवाओं को ही बिहार में नहीं बल्कि बाहर के युवा भी बिहार काम करने के लिए आएंगे, जैसे कि गुरुग्राम में, जैसे कि नोएडा में, जैसे कि मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में जा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार जो जिस विल पावर के साथ चल रही है, जिस एनर्जी के साथ नई सरकार ने शुरुआत की है, इसी काम को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? और दूसरी बात, आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके यहाँ कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो वो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ने ये कहा है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज को ये जो डिजिटल इनोवेशन हब है उसकी जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर से वहां जोड़ा जाएगा, इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए आप वो लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।